नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं अमित भारद्वाज और आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष सतेंद्र अवाना। मिस्टर अवाना, आपका स्वागत है। पिछले 1.5 सालों के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट सब कुछ देखने को मिला है। चाहे FTII हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रोटेस्ट से अरेस्ट सब कुछ देखने को मिला। आज हम बात करेंगे आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों के बारे में। सतेंद्र अवाना से हम बात करेंगे राष्ट्रवाद, जेंडर जस्टिस के बारे में। सबसे पहला सवाल आपसे है कि पिछले 1 साल में आपके टेन्योर के अंदर 3 क्या सबसे बड़ी सफलताएं थी और क्या विफलताएं थी? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मुझे सफलता इसमें मैं आपने पूछा है कि सबसे बड़ी सफलताएं क्या थी। मेरी नज़र में सफलता वो है कि अगर हमें कोई जिम्मेदारी मिले और कोई छात्र हमारे पास आया, उसकी कोई भी समस्या है जिस भी फील्ड में हमें, तो उसके लिए हमने ज़्यादातर समय उन छात्रों के लिए दिया है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं नहीं बल्कि मेरे साथ 3 और दूसरे को पदाधिकारी, ऐसा कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा जिसके पास कोई भी कार्यकर्ता या छात्र आया हो, छात्र आई हो और उसकी कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हुई हो सकता है कि कोई समस्या ऐसी होती होगी कि वो सॉल्व होने वाली हो, बट हमने दिन रात एक करके सभी छात्र छात्राओं के लिए एक करके उनके लिए कॉन्क्रीट तरीके से 3 अगर गिनना हो। अगर 3 की बात हो, अभी आपने देखा होगा कि आजकल बड़ा जैसे जब से निर्भया कांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं, वैसे तो वुमेन सेफ्टी का इशू हमारे देश में कई सालों से, कई वर्षों से, कई दशकों से चलता आ रहा है और उसके बाद से विशेष तौर से जो ध्यान दिया गया है वो वुमेन सिक्योरिटी पे भी उसके बाद दिया गया है, क्योंकि दिल्ली जैसी राजधानी में जब ऐसा कांड होते हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद फिर हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐप बनानी चाहिए। उसमें हमने आई फील सेव करके एक ऐप भी बनाई है। उसमें क्या होगा, हमारे एक साइड का बटन होता है लॉक अनलॉक का, उसको हम 5 बार प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करते ही हमारे एक तो पास के पुलिस स्टेशन में और हमारे रिलेटिव्स के पास जो भी हमने नंबर उसमें सेव किया होगा उस ऐप में, वो तुरंत उनके पास ये 2015 में बनाया आपने? बिल्कुल, अभी हमने लॉन्च भी किया है इसको 15 दिन पहले, 20 दिन पहले शंकरलाल हॉल में नॉर्थ कैंपस में इसको हमने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि सारी जितनी गर्ल्स है, जितनी छात्रा है, जितनी वुमेन्स है, अपने आप को सेफ फील करेंगी और सीधा लोकेशन उनकी पुलिस स्टेशन पर उनके घर पे चली जाएगी कि वो लड़की भी कहाँ पे और अनसेफ है। वो अलार्म उनके फ़ोन में बजेगा, फ़ोन में। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, हमने स्वयं सिद्धा करके कार्यक्रम किया था अभी, जिसमें पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया था। वो चाहे कोर्स टॉपर हो, चाहे स्ट्रीम टॉपर हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में किसी ने काम किया हो, चाहे वो प्रियदर्शनी हो हिंदू की, हमने बुलाने, वो बात अलग है, उसमें नहीं आ पाई, पर हमने कोशिश की कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर नीचे तक जो कॉलेज स्ट्रीम टॉपर है उस तक को हमने लेने की कोशिश की और उनको हमने सम्मानित किया। अब तीसरी बात इसमें आती है, अभी रिसेंट में जो हुआ, अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सीट्स कम कर दी गई थी और उसमें बिल्कुल ये तय हो गया था कि कुछ भी हो जाए ये सीट्स नहीं बढ़ेंगे और बार काउंसिल ने अपना नोटिस जारी कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। उसको हमने ध्यान में रखते हुए उसके लिए मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठा, मेरे साथ दोनों दूसरे पदाधिकारी सन्नी डेढ़ा और छत्रपाल यादव भी बैठे और वो सीट्स अभी आपको पता लगा होगा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वो सीट्स दोबारा बढ़ चुकी है। और 3 विफलताएं जो आप अचीव नहीं कर पाए? विफलताएं तो मुझे लगता है कि वो लोग बता पाएंगे जिनको हमसे कोई छात्र या छात्रा हमारे पास आया उनका काम ना हुआ हो। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हमारे कई आगामी मुद्दे थे, जैसे कई चुनाव के मुद्दे थे, जो नए कॉलेज, नए हॉस्टल्स, 20 चीज़ें थी। उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपना पूरा प्रयास किया और हमने करीबन ऐसे 50 से 60 मैनिफेस्टो हम यूनिवर्सिटी को जमा कर चुके और दिए हमने प्रोटेस्ट के माध्यम से। ऐसे नहीं हम हमारा डेलीगेशन किया और हम जाके मिलके आगे चाय कॉफ़ी पी के, हमने पूरा प्रॉपर प्रोटेस्ट किया जिनमें हमारे कम से कम 500 की संख्या होती थी, स्ट्रेंथ होती थी और प्रोटेस्ट किया हमने। और उसमें केजरीवाल का भी घेराव किया हमने जो हमारे CM है। और उसमें हमारा कहीं ना कहीं हमें कहना है कि इसमें जो केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़े ज़ोरों शोरों से भाषण दिया था कि भाई हम 20 कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्टल्स बनाएंगे, और वो एक भी नहीं हो पाया। और वो कहीं ना कहीं ड्यू से पहले वो राज्य सरकार के हाथ में आता है और हमने प्रोटेस्ट भी किया, वो उनकी तरफ से वो नहीं हो पाया है। राज्य सरकार के हाथ में कैसे आता है? 16 कॉलेज के हाथ में ऐसे आता है। ड्यू के पास ज़मीनें थी, हम ड्यू के पास गए, वाइस चांसलर के पास, उन्होंने बोला है कि हम इसको करने के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और इसमें हमारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे लिए, अब इसमें दुर्भाग्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 6 महीने तक तो हमारे VC आई नहीं। और इसमें कहीं ना कहीं VC उसका ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती रही और विफलता भी मैं उनको कहूँगा। अगर उनको 6 महीने तक VC नहीं लाना था तो 6 महीने पहले हटाया क्यों? वो उसको खींच सकते थे। तो 6 महीने तक तो हमारा काम सिर्फ ऐसा रहा, कॉलेजों की समस्या है, स्टूडेंट्स की समस्या है, उन सबको। और 6 महीने के बाद हमें मौका मिला, हमने केजरीवाल जी का घेराव भी किया, हमने ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव भी किया, हम प्रोटेस्ट भी किया और हमने काफ़ी दबाव भी बनाया। और इस बार हमें उम्मीद है कि ये क्या नाम है, नए कॉलेज हॉस्टल दोबारा बनने की उम्मीदें है इस साल में। और दूसरा एक चीज़ और मैं गिनाना चाहूँगा इसमें, महाराजा अग्रसेन कॉलेज एक कॉलेज है मयूर विहार की तरफ, उस कॉलेज में अब चुनाव होने शुरू हो गए। पहले वहाँ चुनाव नहीं होते थे। और भास्कराचार्य कॉलेज डूसू में ऐड हो गया है, वो भी हमारे टेन्योर में हुआ और हमने प्रोटेस्ट किया था।
जो बातें आपने बताई उससे एक और चीज़ जुड़ के सामने आती है कि पिछले जब डूसू का हम इतिहास उठाते हैं तो साल दर साल या तो एबीवीपी चुनाव जीती है या तो एनएसयूआई चुनाव जीती है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर हैं, उसी की टिकट पे आपने चुनाव जीता है, लेकिन चुनाव हर साल नहीं होते हैं, मुद्दे पुराने, ऐसा क्यों? क्या है ना, कुछ मुद्दे मुझे लगता है ऐसे, अगर कोई भी जिम्मेदारी अगर किसी के पास आए, खासकर पदाधिकारी को, जब वो जीत के आता है, मुझे लगता है उसकी पहली प्राथमिकता वो मैनिफेस्टो तो होते हैं जो उन्होंने वादे किए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा एक, हम कितने भी अलग से काम करेंगे वो नहीं ऐड होंगे, ये आपको ही पता नहीं पता है। अब हमने जो आईफील सेव किया है, सब किया है, वो लोग बोलेंगे ठीक है कर दिया, बट आखिर में आप भी और विपक्ष भी वो यही पूछेगा जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए वो क्यों नहीं हुए। उसका मैंने आपको बताया 6 महीने 20 ही नहीं था, और फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमारी विफलता है। हमने प्रयास हर दिन, हर रात और हर क्षण किया है, और जितना हम कर सकते थे मुझे लगता है हमने उससे ज़्यादा किया है। और दूसरी बात, जो मुद्दे आपने बोले, नए कॉलेज हॉस्टल, और मुझे भी लगता है, और मुझे लगता है दिल्ली, खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अपने आप में बड़ा इंटेलिजेंट और काफ़ी एक्टिव है, उनको पता है कि ऐसे मुद्दे हैं कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ये नहीं हो सकते हैं, इनके लिए टाइम चाहिए होगा। और टाइम ऐसा नहीं है कि हम ये टाइम ही मांगते रहेंगे, टाइम ही मांगते रहेंगे, हमारा प्रयास जारी है। ऐसा नहीं है हम चुनाव के सितंबर के महीने में एक्टिव होते हैं और अगले सितंबर को या अगस्त को आते हैं। आप हमारे पूरे साल का अगर कोई भी चीज़ उठा के देखेंगे, हर दिन हर कुछ ना कुछ हमने किया, और खास करके एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल अभी इस साल शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में है, वो हॉस्टल का सवाल है। 70% विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो बाहर से आते हैं, और सिर्फ 5% स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। डूसू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज सतेंद्र अवाना के जीतने से नहीं आई है। 3 दशकों से आप लोग लगातार जीत रहे हैं चुनाव, और ताकतवर तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि हॉस्टल नहीं बन पाए? क्यों उस तरह का कभी मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ है? मैं आपसे इसमें 2 बात कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये, हम ठीक है 3 साल से जीत रहे हैं, और उसका धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगा छात्रों को, पर उसमें 2 चीज़ें क्या है, 2 साल से जब हम थे उसमें कहीं ना कहीं जो दिनेश सिंह जी थे वो इंस्पायर्ड काफ़ी थे। की बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 दशकों का अगर आप उठाएंगे तो उसमें फिर आपका ये जो आपने बताया भी जो आपका आइडिया है कुछ और होगा। फिर उसमें हम ज़्यादा नहीं थे, और वो होना ना होना वो बात की बात है। हमारे सामने सिर्फ एक बात कहना है कि 3 दशकों में अगर एक बार भी आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको कार्य करना, उसके लिए सिद्ध होकर करना, और हमने वो किया भी है। अब मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, खास करके जो पिछले 3 साल से हम हैं, हमारे मैनिफेस्टो में वादे भी हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं हमने कुछ नहीं किया है। अगर हमने FYUP के टाइम पे मैनिफेस्टो में रखा था नए कॉलेज हॉस्टल FYUP को वापस कराना, सब कराना, तो ऐसा नहीं हम कुछ नहीं करा पाए। हमने FYUP जैसा बड़ा मुद्दा उसको उठाया और उसको 1 साल के अंदर वापस कराया। फिर अगले साल रिवॉल्यूशन का ये हो गया था कि अब कभी नहीं चालू होगा, क्योंकि दिनेश सिंह जी ने बोल दिया था कि अमेरिका के स्तर पे हमें सब चलाना है, FYUP हट गया, कोई नहीं रिवॉल्यूशन नहीं, हमने रिवॉल्यूशन हटवाया, वापस जारी करवाया, वापस लेके आए। FYUP तो चलिए कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बाद में NSUI भी, जहां कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया था, वो भी क्लेम करती है कि हमने हटवाया। मैं तो एक बात कहूँगा, ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो और चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, उसमें अगर कुछ भी होगा तो सब तो अपना हाथ सेकना आएंगे ही। ना हमें क्रेडिट लेना है, ना हमें कुछ करना है, वो छात्रों को दिख रहा है, वो आप लोगों को भी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर ये हुआ है तो छात्रों को फायदा हुआ है, हमें उससे बड़ी और हमें हमारे लिए बड़ी बात। क्रेडिट से एक और क्रेडिट सामने आता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जी, FYUP जब लागू हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेके आयसा जैसे लेफ्ट के जो संगठन हैं, सबने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। FYUP रोल बैक हुआ। CBCS को कहा जाता है कि FYUP का ये बैकडोर एंट्री। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हाँ, जो FYUP है, हाँ, उसका विरोध सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हमने किया था। ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारे जो आजकल के खास करके यूथ बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा समझदार है। अगर हम खासकर ऐसे न्यूज़ चैनल पे, लाइव चैनल पे हम ये करते रहेंगे, हमने कराया, तो हमारे ऐसा सिद्धांत नहीं है, किसी ने भी कराया, पर हमें इतना पता है, हमने उसके लाठी डंडे खाए, हमने उसके लिए प्रयास किया है। अगर उन्होंने किया तो उनका स्वागत है। मैं तो कहना चाहूंगा, अच्छे काम के लिए तो दुश्मन भी एक साथ आए और सब लोग एक साथ आए तो आना चाहिए, वो तो हमारे दुश्मन भी नहीं है। इसी का आगे का फॉलो अप ये है कि CBCS को कहा जाता है कि FYUP का बैकडोर एंट्री है। क्योंकि सवाल वही थे। FYUP में फर्क ये है कि वो 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल था FYUP के अंदर, टीचर्स का सवाल था, उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज कैसे कनेक्ट होंगी इसका बहुत बड़ा सवाल था। CBCS में सारे सवाल अभी भी खड़े हैं, ना तो यूनिवर्सिटी का आप मुझे ये बताइए सर, FYUP और CBCS सेम कैसे हैं? बैकडोर एंट्री मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानता ना, मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कैसे। FYUP में क्या टेक्निकल इश्यूज थे? FYUP में सबसे बड़ी चीजें क्या थी? 4 साल का कोर्स था। अगर हमारी 3 साल की डिग्री
3 साल में हो सकती है। अगर हमारी DU की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में हो सकती है, तो 4 साल में क्यों हो? पहली चीज़ तो ये, लोग एडवांस होना चाह रहे हैं कि पीछे जाना चाह रहे हैं? ठीक है। एडवांस होना चाह रहे हैं ना। अब आपके पास स्मार्टफोन आए तो आप क्या चाहते हैं? टिप्स पे रहे कि आप चाहते हो वही फ़ोन घंटी घुमाते रहेंगे जब होगा, स्मार्ट वो चाहते हैं ना आप। तो हमने किया वो। अब 3 साल का हमने सबसे पहला था कि 3 साल में हो, एक तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, FYUP में कई चीज़ें ऐसी थी जिसमें आपके 75 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और 25 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। तो ये कहाँ का एग्जाम हुआ जिसमें कोई फेल ही नहीं हो सकता? जब हमें पता है मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैं उसमें फेल ही नहीं हो सकता। सवाल ये था मोटा मोटी तौर पे कि FYUP में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, साल का एक मामला था, उससे बड़ा क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस कोर्स को चलाने के लिए। वो सवाल अभी भी मेंटेन्ड है। मुझे लगता है हमारे 3 चीज़ों की वजह से हमने इसको पूरी तरीके से विरोध किया इसका। एक तो जब 4 साल का कोर्स 3 साल में हो सकता है तो क्यों ना हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो वो DU की गलती थी। हम अब भी कहते हैं FYUP अगर लाना तो लाओ, 3 साल के उसमें लाओ, और आपको कोर्सेज भी ऐड करने तो अच्छी चीज़ है, लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, बट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देने की जिम्मेदारी बनती है DU एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो DU एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट है। वो सवाल अभी भी खड़ा है ना। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अब CBSS की मैं उसको कंप्लीट कर दूं। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें CBCS में मुझे लगता है जो FYUP और CBCS का अगर आप उसको एक साथ करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा। उसमें जो हमें FYUP के टाइम पे जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो CBCS कम से कम 10% पे आ गया, जब 100% इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। अब सिर्फ हमें थोड़ा बहुत चाहिए और वो चल रहा है। आप एक बार भी मुझे बताइए, इनको विरोध करना है। FYUP के टाइम पे तो बड़े रोडों पे आ गए थे। एक मिनट, ये FYUP के टाइम पे रोडों पे आ गए थे, मरने को, गिरने को, डंडे खाने को हम भी थे। तब तो हम आ गए तो इनको लगा कि अगर ये तो बड़ा इशू है, ये उठा रहे, हमें उठाना चाहिए। अब हम नहीं उठा रहे तो ये नहीं उठा रहे। ये CBCS पे उन्होंने प्रोटेस्ट कब किया पूरे साल में? आप मुझे एक लाइन बता दीजिए। पिछले साल मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने वोट भी किया था और इस पे मैंडेट जारी किया गया था। लगभग 10,000 स्टूडेंट्स का पोस्ट कार्ड जमा किया गया था वाइस चांसलर को, जिसमें रिजेक्ट सभी बच्चों ने, 90% बच्चों ने CBCS को रिजेक्ट किया था। और सिर्फ वो तो हमें DU के अंदर नहीं, वो DU के 90% अंदर स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं। हाँ। और वो जो फॉर्म खुद और फिल किए जाते NSI के जो हैं। इलेक्शन होते हैं वो भी आपको पता है कैसे होते हैं। NSI का आपको पता है इंटरनल इलेक्शन कैसे होता है? नहीं, NSUI पे नहीं जाते। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब वो कर सकते हैं तो और भी संगठन कर सकते हैं ना। बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। रही बात जो हम 90% स्टूडेंट्स के वहाँ गए, DU में 1,54,000 छात्र हैं, ठीक है, तो 90% का मतलब मैं समझ रहा हूँ करीबन 1,30,000 के। 10,000 के सैंपल से ले रहे हैं हम, आप उससे ले लो, 10,000 का ले लो। ये मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा, जो सभी छात्र, जो सभी संगठनों ने किया, वो कहीं ना कहीं उनके फॉर्म भरे गए और आई कार्ड की कॉपीज उन्होंने गुमराह करके लिए गए। मुझे भी जानकारी मिली थी कि हमें आपको पार्टीज कराएंगे, हम आपको फेस्ट कराएंगे, आई कार्ड की आपको वो चाहिए, आपको मेंबर बनाएंगे, आपको लेटर हेड पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना देंगे। उस आधार पर उनके आई कार्ड लिए गए, उसकी फोटोकॉपी करके फॉर्म फिल किए गए। और आपको मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, उसमें जरूर चेक करना, और जितने फॉर्म्स होंगे ना उसमें आपको ऑलमोस्ट राइटिंग एक मिलेगी। अगर 100 फॉर्म है तो एक नहीं घर रखा है, एक ही राइटिंग, और ऐसे कर करके सबको आपको सेम मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जी आपसे पूछने के लिए। पंकज शर्मा नाम है इनका, ये पूछ रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन सिक्योरिटी जी, बट दिल्ली पुलिस डज नॉट इवन लॉज एन FIR इन रेप केस। हैव यू मेट मोदी जी एंड राजनाथ सिंह जी एंड आस्क्ड हिम अबाउट दैट दिल्ली पुलिस इज अंडर मोदी गवर्नमेंट एंड व्हाई डोंट दे एक्ट? ये रेप केस जो भी रिसेंट हुआ है, ये इन जनरल कह रहे हैं कि रेप केसेस में FIR तक दर्ज नहीं होती। मैं इसमें 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये, बीजेपी या मोदी जी या राजनाथ जी कुछ भी करे तो उसमें मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी बनेगी, हमें कुछ कहना है, क्योंकि वो 1988 में बने, हम 1949 में बने हैं, ठीक है। और हमारा उनसे डायरेक्ट, हमारी इनसे अगर सिंपत्ति है और हमारे आइडियोलॉजी उनसे मिलती है, इसलिए हमारा उनके साथ मिलना है। अब वो लोग कुछ भी समझे, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं जाना। दूसरी चीज़, अब दिल्ली पुलिस FIR नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि FIR, रेप जैसे इतने सीरियस इशू में सीधा अगर नरेंद्र मोदी जी को और राजनाथ जी को दखल देना पड़े तो ये भी देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसमें पहली गलती दिल्ली पुलिस की है। अगर वो FIR नहीं करते हैं, अगर इसमें फिर भी अगर राजनाथ सिंह जी को आना चाहिए, अगर उनके पास कोई ऐसा मैटर जाता है और वो नहीं करते तो भी हम उनके अगेंस्ट है, पर उनके पास जाए तो सही, ठीक है। और अगर वो नहीं कर रही है तो सीधी सीधी गलती पहले दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की भी सीधे कमिश्नर की नहीं है, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं वो टॉप फ्लोर वाले को नहीं दिखते, ग्राउंड फ्लोर पे हो जाते हैं। तो वो अगर वहाँ के कोई कांस्टेबल ने या किसी SHO ने वो नहीं किया तो उसकी गलती है। आप पहले वहाँ प्रोटेस्ट करें और वो बात अगर ऊपर तक ना आए तो गलत है। तो परिषद इस तरह के मामलों में प्रोटेस्ट करेगी, प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी। अब बिल्कुल, अगर हमें पता लगता है फलाने थाने में, चाहे वो कहीं से भी छात्र आती हो, किसी भी समुदाय से आती हो, हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, कहीं से भी आती हो, हमारी पहली प्रायोरिटी है वो छात्रा है और उसके साथ गलत हो रहा है। और छात्रा है तो दूर की बात, अगर कहीं भी किसी के साथ छोटी बहुत भी गलती होती है, कुछ भी समस्या उसके लिए होती है, तो उसके साथ हम खड़े हैं। अगर दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी केंद्र सरकार हो, स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी हो, अगर हमें लगता है उसका राइट वायलेट हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं और मोदी जी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं।
एक और कुछ और दो क्वेश्चंस हैं ड्यू इलेक्शन को लेके और कैंपस पॉलिटिक्स को लेके। उससे पहले एक सवाल मैं करना चाहूँगा। 2015 में एक रूलिंग आई जिसमें लगातार जो डूसू चुनाव होते थे उसमें जो जीतने वाले कैंडिडेट होते थे और हारने वाले कैंडिडेट होते थे, उनके नाम के आगे A.A.A या कोई भी कैंडिडेट हो उसके नाम के आगे लगा हुआ रहता था। इनफैक्ट जो वर्तमान के डूसू प्रेसिडेंट सतेंद्र अवाना यानी कि आप हैं, उनके नाम के आगे भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की, a.a.a सतेंद्र अवाना, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। ये रिजल्ट की नोटिफिकेशन है 2015 की। ऐसा क्यों, ये कल्चर क्यों चल रहा था? मेरी बात बताइए आप मुझे, बड़ी सिंपल सी। मेरा नाम सतेंद्र अवाना है जी, ठीक है। मैं A.A.A या हजारों A मैं क्यों नहीं लगा सकता? आप पहले मुझे आप आंसर दीजिए। आप अपनी आइडेंटिटी सतेंद्र अवाना के तौर पे रखना चाहते हैं, अब आप सपोज कीजिए अल्फाबेट्स के तौर पे आपको रखना अगर चाहते हैं? आपने कभी देश का भ्रमण किया हो जी कभी साउथ में आप गए हो जी तो आपने देखा होगा कि कोई भी कई छात्र ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, आपका नाम जैसे अमित है जी, तो साउथ में कल्चर है, उनके दादाजी का, उनके पिताजी का अगर किसी का नाम एस से या ए से है तो पहले उनका नाम आएगा, फिर डॉट, फिर आपका नाम आएगा। आपके परिवार में 3 ए हैं, सारे कैंडिडेट्स के परिवार में 3 ए मतलब नहीं नाम आते अब थे। आप सपोज कीजिए ना, ये अब सभी अगर ये आप भी तय कारण करें, आपको मैं भी वही पता कह है, रहा हूं। कारण मुझे भी पता है, नहीं, कारण बैलेट आपको नंबर पता है ना। 1 की लड़ाई है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, मैं भागूंगा नहीं जी। एक सतेंद्र अवाना के नाम से बड़े उससे जाना जाएगा, कभी किसी चीज से सवालों से खासकर भागता नहीं है, और कंट्रोवर्सी मेरे लिए कितनी भी मैं तब भी मुंह नहीं छुपाया, मैं आगे खड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको पूरा जवाब दूंगा। सुने एक बार, उसमें A.A की बात आई, अगर किसी का A.A लगा रहा है, अब वो तो पहले बात तो मुझे कहता है, मुझे लगता है कि किसी को हक नहीं है कि उस पर खुद ही एनालाइज करे कि इसने बैलेट नंबर के लिए लगाया है। मैं कह रहा हूँ लगाया भी होगा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है ना उसमें, आ गया दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट। फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम क्यों नहीं लगा सकते बैलेट नंबर? अगर 1 भी आ रहा है, 1 नंबर क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्या? नहीं, इलेक्शन लड़ता है तभी तो ये और लगा। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये लगा रहे तो सिर्फ ऐसा तो नहीं सतेंद्र अवाना के लिए लागू हुआ होगा कि सतेंद्र अवाना की गवर्नमेंट केंद्र में है तो उसने अपनी सेटिंग करा लिया, और आईसा वाला या एनएसए वाला कोई पहुंच रहा है तो वो नहीं लगा सकता। आप लगाइए ना, मना कब किया? नहीं, ये तो मैंने कहा कि सालों अगर तक कोर्ट ये के ऑर्डर ट्रेंड आए, चल रहा है। अगर कोर्ट के ऑर्डर आए वो नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे नहीं, ना। आपको नहीं लगता कि सतेंद्र अवाना बैलेट नंबर 1 की वजह से ना जीते, बल्कि अपनी बात की वजह से जीते, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से जीते? आपको ऐसा जेन्युइनली लगता है कि A.A की वजह से मैं जीता हूं? फर्क पड़ता है कि नहीं बात पड़ता है? सुनिए। फर्क पड़ता है कि नहीं। नहीं पड़ता है? फर्क इसका सिर्फ इतना पड़ सकता होगा कि उसमें 13 कैंडिडेट है, ठीक है। अब 13 कैंडिडेट में कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि पता नहीं होता मैं वोट किसको डालना है, बट हाँ उनको दिख गया कि अगर अच्छा पहले नंबर सतेंद्र अवाना, वो हमारे कॉलेज में एडवांटेज मिलता है। नहीं मैं वही, अब एडवांटेज दूसरे तरीके में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा वो सतेंद्र अवाना हमारे कॉलेज में आया था, उसका एडवांटेज मिलता है, ये नहीं मिलता पहले नंबर पे। तो अब पहले नंबर पे हाफिज सईद का नाम लिखा होगा तो पहले नंबर पे दबा देंगे। आपको लगता है ऐसा करेंगे छात्र, खास करके ड्यू के छात्र? इतने बेवकूफ लग रहा है आपको? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एनएसआई के टाइम पे 2011 में हमारे एक बैलेट नंबर था 13-1-10-1। आपको पता है हमारा 13 बैलेट नंबर और अजय चिकारा का 1 था। नेहा सिंह सिर्फ 1000 वोट से हारी, तो इतना बड़ा गैप में सिर्फ 1000 वोट से हारी। ये कल्चर और दूसरी सुने जी, और एक हमारा सेक्रेटरी पोस्ट पे था बैलेट नंबर 10 और एनएसए वाले का था 2, तो 10 वाला जीता है। तो ये कल्चर पे आ रहा हूं, कंटिन्यू मैं कर रहे कल्चर पे हैं? आ रहा हूं। अब ड्यू में जैसे जैसे चुनाव हुए और खास करके फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको बड़ा ग्लैमर दिखता है, सब कुछ दिखता है, और काफी जो टाइम होता है काफी कम होता है, 15-20 दिन का। अब हजारों कैंडिडेट इतने होते हैं उसमें, कोई उनके कॉलेज के होते हैं, कोई उनको रोड पे चलते फिरते दिखते रहते हैं, अलग अलग कॉलेजों के पोस्टर्स, और फिर डूसू के दिखते हैं। उनके पास मुझे लगता है वो इतना इस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते कि उनको नाम याद रहे। वो अगर बैलेट नंबर 1 की बात है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और मुझे इससे कोई दुख भी नहीं है कि मैंने गलत किया है, ना मैंने कोई पाप किया है। वो सिर्फ इसलिए हो सकता है जो मेरे दिमाग में आया, मेरे इसलिए नहीं आया, बैलेट नंबर आया तो मेरा जीतना तय है। अभी उसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि बैलेट नंबर वाले 3 साल से हारे भी है। अब बैलेट नंबर 1 जो है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि अगर ऊपर नाम आएगा जी, तो उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को ये पता लगेगा कि ये फलाना कैंडिडेट मेरे कॉलेज में उस टाइम पे आया था, मुझे याद आ गया। अब 13 नाम है तो स्टूडेंट कई बार क्या करता, क्योंकि मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, जब 2011 में भगत सिंह में था तो मुझे खुद नहीं पता था कि किस किस को मुझे वोट देना है, मुझे ये नहीं पता था कौन कौन आया था। तो इसका मतलब है ना कि यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन का कल्चर है उसमें ही प्रॉब्लम है कहीं ना कहना चाह रहा हूँ, उससे मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब जैसे बैलेट नंबर की बात आपने की, पिछले साल मेरे को छोड़ के 2014 में गौरव तसीर का बैलेट नंबर क्या था? 1। जीता कौन?
मोहित नागर 2, उससे पहले अमन अवाना का क्या था 2। एक या दो का ही पूरा, अगर नहीं, मैं आप तो अगर आपको आप आठ इसको का भी दे चुका इररिलेवेंट हूं। आप अगर इसको सर, इररिलेवेंट मानते हैं मैं तो हर साल आपको क्यों मैं यूज आपको हो रहा 20 है साल ये? पहले नहीं, मैं आपको अभी 3 साल पहले का दे रहा हूँ। 2011 में हमारे लोग जीते हैं ना, हाँ। बैलेट नंबर 10 पे जीते हैं, बैलेट नंबर 11 पे जीते हैं। बट Exception, मैं ये कहना एक चाह रहा पैनल में से एक, हूँ नहीं 13 1 10 1 तो था। ये फाइट क्यों है फिर, इतने ए एक चीज मैं लगाने कहना की चाह रहा जरूरत हूँ, क्यों मैं है? एक चीज बड़ी सिंपल से कहना चाह रहा हूँ, या तो फिर इसमें ड्यू को अपने तरीके मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा और इसको अब तो चेंज बदल करना गया, अब पड़ेगा। तो खैर बदल ही अब गया। तो ये डॉट हट गया। अब तो फिर मामला भी ही मैं खत्म कहना हो गया। चाहूंगा कि जी। अगर इसको और ज्यादा करना है, हाँ। क्योंकि कई बार क्या है हम सिंबल से भी जाने जाते हैं। अब एबीपी बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब है, उनके सिंबल से जाने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप सिंबल पे चुनाव कराओ फिर। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, बिल्कुल आप होने कहना चाहिए। चाह रहे हैं। एबीपी का कोई सिंबल तय हो, एनएसआई का कोई सिंबल तय हो, हाँ। क्योंकि अब सपोज करो इसका मिसयूज भी क्या होता है। अब मेरा बैलेट नंबर सपोज करो एस है, हाँ। मैं आपको उसको पूरा डिफेंड करूंगा, अभी डिफेंड नहीं वाला पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। कई बार ऐसा वाले बड़ा उनका दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, उनको लगता है कि भैया ये उसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है। अब मेरा नाम सतेंद्र है, हाँ हाँ मेरा अगर नॉर्मल तरीके से A.A नहीं लगता तो मेरा बैलेट नंबर आएगा 11। हाँ तो वो समझदार लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, वो क्या करते हैं, सतेंद्र जैसे लिया 3, या सतेंद्र नहीं लाएंगे वो बी से, सी से, ए से, सी से, डी से, बी से, एफ से कोई भी ला डमी के nomination कैंडिडेट्स करा आप दिया। कह रहे हैं कि ले आएंगे। मैं कह रहा हूँ सतेंद्र नहीं लाएंगे वो, पर एस से पहले जितने वो सब ला देंगे ताकि सतेंद्र आए 22वें आपका बैलेट नंबर नंबर पे। पीछे हो जाए। 22वें नंबर पे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो कॉलेज को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ जीना है, उसको क्या पढ़िए वो 22 नंबर तक नाम पड़ेगा। इस पे क्या पढ़िए उसको, ठीक है। कि वो एक एक करके सबके नाम पड़ेगा तब देगा, फिर उसको वाइस प्रेसिडेंट पे भी जाना, 25 नाम देखने हैं। तो इस पे मैकेनिज्म आना चाहिए, या तो सिंबल पे चुनाव हो, या A.A हट गया तो सब बड़ी कोई बात नहीं। ये बात हुई कि सिंबल पे चुनाव। एक और क्वेश्चन आया है, हाउ डू यू सी द यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिक्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड स्टैंडर्ड्स? आप छात्र चुनावों, छात्र राजनीति को किस तरह से देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी का एक्सटेंशन के तौर पे, या फिर विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए एक मैं इसमें बड़ी सबसे पहले एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा जी। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी बहस चली, खास करके JNU कांड की वजह से, कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन कर देना चाहिए। पहली बात तो ये, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही ऐसी है जहाँ 12th के बाद 18 साल से पहले एक स्टूडेंट को, ये एक छात्र को वोट डालने का अधिकार मिलता है, क्योंकि उसमें गारंटी नहीं है 18 साल का ही इसमें 12th में या कॉलेज में आएगा। एक तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना आ रहा है, जाहिर सी बात है कॉलेज में आ रहे पढ़े लिखे तो होंगे। जी जी। अब पढ़े लिखे लोग अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, पहले तो हमारे देश में मुद्दा उठता रहा है जी, लालू जी जैसे आ गए, उनको बहस वाली बातें करते हैं और पढ़ी लिखी वाली बात नहीं करते, इंटेलिजेंट बातें नहीं करते। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर पढ़ी लिखी बात करना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे मुद्दों पे अगर बहस करना चाह रहे हैं, अब दामिनी कांड हुआ, उसमें यूथ था ना सबसे आगे, क्यों? क्योंकि कॉलेज में पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स तो कई लोगों ने बदनाम की है, पॉलिटिक्स बदनाम गलत नहीं तो है, आप और पॉलिटिक्स तो मैं समझता हूँ कि स्तंभ है देश चलाने का, और पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कौन देश चलाएगा? आप यहाँ हिटलर से ही चलाना थोड़ी चाहेंगे। छात्र राजनीति को, छात्र उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, जी, मैं जाऊंगा नहीं साइड में। अब छात्र राजनीति की आपने बात की, अगर छात्र उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और छात्र इसमें कह रहा है कि हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए, या एक मॉड्यूल सेट कर रहे हैं कि नेता हमारे हिसाब से ऐसे पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी ऐसी इमेज होनी चाहिए, उनकी ऐसी सोच होनी चाहिए। अब कल को सतेंद्र अवाना को, वो तो भगवान तय करेगा, समय तय करेगा, और मेरा इंटरेस्ट तय करेगा कि मुझे नेशनल पॉलिटिक्स में जाना है। मैं अगर मैं जाता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली बायोडाटा तैयार होगा कि मैंने DU में कि मेरी कैसी इमेज रही है, मैंने कैसा काम किया है, और मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को पता होगा कि इसको टिकट देना है नहीं देना है। अब सपोज तो बैकग्राउंडर मिल जाता है, ये बैकग्राउंड मिल जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी भी ट्रेनिंग हो जाती है। और कहते हैं कि कम उम्र में अगर किसी को संस्कार उसके दिमाग में चले गए तो बाद में दुख नहीं देते हैं। ठीक है, अब बच्चों को संस्कार पहले मिल जाए और पॉलिटिक्स की अगर अच्छी सोच पहले आ जाए तो आगे काम आएगी। अब अगर कोई पीढ़ी वाला आ जाएगा कि भैया राहुल गांधी मेरे पिताजी चाचा जी है, और 35 साल में आके कुर्ता पजामा पहन के यूरोप से पढ़ाई करके आ गए, जो चुनाव लड़ेंगे, उसको ये नहीं पता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन स्तंभ क्या है, उस हमारी इस विधानसभा में कितने लोग रहते क्या रहे, तो कोई भी लड़ेगा फिर तो यही चलता रहेगा। इसी में पॉलिटिकल पार्टी वाली ही बात में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की एक फिक्स विचारधारा होती है, एक फिक्स आइडियोलॉजिकल लाइन होती है, और पिछले 1-1.5 साल का समय अगर हम देखें तो देश के अंदर नेशनलिज्म को लेके, राष्ट्रवाद को लेके बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रवाद की परिभाषा को से अगर आप सहमत हैं तब तो आप ठीक हैं, नहीं तो आप एंटी नेशनल हैं। आप परिषद के तौर पे और एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे इस आइडियोलॉजिकल लाइन को कैंपस तक ले जा रहे हैं। मैं एक पॉलिटिशियन होने से पहले, स्टूडेंट पॉलिटिशियन होने से पहले, एक DU का स्टूडेंट होने से पहले, एज अ सिटीजन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये
ये देश का हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर कोई इसमें देश की बात करता है तो इसमें लोग इसको बोलते हैं कि ऐसा विवाद छेड़ दिया है। अगर देश के सम्मान की कोई बात कर रहा है तो उसको विवाद का नाम दिया जा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो हमारे देश के लिए ये है, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई भारत माता के नारे नहीं लगाता तो एंटी नेशनल है, कोई कुछ और बोलता है, वंदे मातरम नहीं बोलता तो एंटी नेशनल है, कोई नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होता तो एंटी नेशनल है। ये लोगों के भाव हो सकते हैं, ये लोगों के इमोशंस हो सकते हैं। अब किसी की सिंपैथी अगर एबीपी से है, बीजेपी से है, किसी से भी जो हमारी आइडियोलॉजी है, अब वो आगे कुछ भी बोलेगा, कल को आयशा का कोई भी कार्यकर्ता आके बीजेपी में या एबीपी में ज्वाइन होकर बोलेगा कि भैया तो एंटी नेशनल है, तो हमारी आइडियोलॉजी तो नहीं है वो। नहीं। अगर कोई ऑफिशियल बंदा सत्येंद्र अवाना एबीपी से बोलेगा या हमारा कोई स्टेट सेक्रेटरी या नेशनल मीडिया कन्वीनर बोले कि भैया ये तो एंटी नेशनल है, तो आप हमें बोलोगे इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। हमारी नज़र में नेशनलिस्ट वो है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर के में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे कहीं भी, अगर वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, अपना टैक्स ईमानदारी से दे रहा है, अपने जो उस फील्ड में है उसका काम अपनी ईमानदारी से करके उन सभी लोगों को उनकी मदद कर रहा है और देश के लिए वो काम करना चाह रहा है, वो सभी नेशनलिस्ट है। और भारत माता बोलने या नहीं वही मैं बोल बोलने रहा से हूं। अब रही बात nationalism भारत को भी- माता की जय, जी अगर किसी को, अब हाफिज सईद तो ये तय आतंकवादी है, जी ठीक है, अब कल को हाफिज सईद हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आके, हिंदुस्तान में आके कहने लगे भारत माता की जय, क्या आपको लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ उसको सर्टिफिकेट दे देंगे तो नेशनलिस्ट है, या आप लोग दे देंगे उसे? अगर ऐसे कहने से नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट होने लगते होते तो फिर तो इसी आधार पे फांसी तो आप और इसको होती, रिजेक्ट फांसी होती। करते हैं ना? मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको सीधा सीधा ये बोलता हूँ, जी। एंटी नेशनल नेशनलिस्ट जो भी है वो हमारे कर्मों से है और हमारे विचारों से, जो हमारे अंदर है, हमारे मुंह के मुखौटे से नहीं, जो जेएनयू में चलता है। वो मुंह पे तो हमारे नेशनलिस्ट की बात करेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब तिरंगा लहराएंगे, और अंदर अंदर वो अफजल गुरु को शहीद बोलते हैं। इनसे हमें खतरा है। इनसे खतरा। जो भारत माता की जय नहीं बोलते उनसे खतरा नहीं है हमें, वो सबके आइडियोलॉजी तो अलग फिर अलग हो उस पे कोई फोर्स, लोगों को फोर्स करने की भी जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल बोलो नहीं या है। नहीं और अगर बोलो। कोई कर रहा है तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही गलत है, शर्मसार है। और फिर भी अगर ओवैसी जैसे लोग ये बोलते हैं, कोई मेरी गले पे भारत माता की जय, वो चाकू लगा देगा और बोलेगा भारत माता की जय बोल रहा, मैं नहीं ओवैसी बोलूंगा। पे नहीं जाता हूं मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूं। देशबंधु कॉलेज के घटना पे जाता हूं जहां मैं पे समझ गया। आपके ही यूनिट ने कई बार प्रोग्राम्स डिसरप्ट किया है और खबरें ये इंडियन एक्सप्रेस में एचटी में कवर हुई हैं। आयशा की तरफ से आपको हमेशा दो चीजें तो मिलेंगी जी कि उनकी छात्रा से छेड़छाड़ और उनके कार्यकर्ता से मारपिटाई। अच्छा 100 अगर प्रेस रिलीज आएगी 99% तो आपको ये मिलेगा। हाँ ठीक है, अब समझदार आप भी, हम भी ठीक है। है, और मसाला सबको चाहिए, वो कोई भी हो, उन्हें भी, आपको भी, हमें भी, किसी को भी। तो वो तो इसमें इशू उठेगा कि एबीपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जी हम वहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देशबंधु की घटना की बात कर रहे हैं हाँ, ना, हाँ। अभी जो रिसेंटली हुआ था। अब वहाँ पे कार्यकर्ता आयशा के अपने आप आके ये बोल रहे हैं कि इनकी भारत माता की ऐसी की तैसी, तो ये भी बर्दाश्त करें क्या हम? फिर भी हमने जो बदतमीजी नहीं की, फिर भी हमने हाथापाई नहीं ये वर्जन नहीं गया ना अखबार में। की। ये गया है, मैंने दिया गया है, है, मैंने दिया। अगर आपने किसी ने नहीं छापा तो मेरी गलती नहीं है वो, ठीक है। हमारी ऑफिशियल लेटर के उस पर गया है, प्रेस रिलीज पे गया है, और डाला है हमने साफ साफ सीधा। उसमें अगर हमारे कार्यकर्ता ने उसका विरोध किया है, विरोध मतलब ये नहीं कि मारना चालू कर दिया गुंडागर्दी करके, विरोध मतलब कि आपने ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। और दूसरा, कैंपस में ऐसी बातें जरूरी नहीं है और ये ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना। और इसको मुद्दों का भड़काने की बात करें, जो हमारी मांगे है, छात्रों की एडमिट कार्ड सबको मिलने चाहिए और इस पे मिलनी चाहिए, तो आप उस पे करो। वो अब जैसे अभी डूटा का हुआ, हम उधर मांग क्या कर रहे थे कि उनकी फीस कम हो, और नंदिता नारायण जी ने आके बोल दिया कि सत्येंद्र ने आके इधर गुंडागर्दी की। अरे भैया, जब हमारी मांग वो है और तुम्हारी मांग भी हो तो साथ आओ ना। उधर उन्होंने वो बोल रहे सत्येंद्र ने गुंडागर्दी करा और मेरे लिए आरोप लगा दिए इस पे इस कि इस- मुझे इस पता मामले उधर पे भी आएंगे, मैं खुद ही आ रहा हूँ, मैं भागूंगा नहीं। एक सवाल आया पिंजड़ा तोड़ ग्रुप से। हाँ, उनको आज़ादी नहीं मिल रही है अभी फिलहाल आजकल। पिंजरा तोड़ ग्रुप के साथ मिसबिहेव करने में आपका नाम आया था, इसमें कितनी सच्चाई है? मजे आयुष की बात पांडे। सुनो आप। जी मुझे तो हंसी आ रही है इनके नाम सुनते, पिंजरा तोड़। जी पहली बात तो मैं इनके एक भी कार्यकर्ता की शक्ल और नाम नहीं जानता हूँ, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब पिंजरा तोड़ से समझ जाते हैं कि तोड़ तोड़ करना चाह रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए। इनके आप कभी नारे सुनेंगे ना कि इनके वीडियो निकालो, तो इनको पता क्या चाहिए। आपको अपने माँ बाप से आज़ादी चाहिए अमित जी? नहीं, माँ बाप मतलब आपको चाहिए, पहले हाँ ना बताओ। माँ बाप से आजादी नहीं चाहिए, लेकिन रूढ़िवाद सोच जो है आपको उससे अपने माँ बाप आजादी से आज़ादी चाहिए नहीं चाहिए, बताओ। माँ बाप से किसे आजादी चाहिए? नहीं चाहिए ना। जी। इनके नारे पहले पता क्या लगते हैं? माँ बाप से चाहिए आज़ादी, भाई बहन से आज़ादी, घर परिवार से आज़ादी। अरे भैया, तुमको जंगल में भी रहना तो रहो ना। नहीं, पर इनके, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, अब इनकी आइडियोलॉजीज पे आ गई, हम उससे फर्क ये नहीं तो पड़ता। आइडियोलॉजिकल मामला है ना, हो गया यहाँ ना? पे रूढ़िवाद सोच मैं पे उसी पे आ रहा हूँ, मैं नहीं भागूंगा, आप चिंता मत करो। मैं मोल्ड कर दूंगा टॉपिक को नेताओं की तरह, मैं इससे भागूंगा, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। सुनना पूरी बात। एक तो चीज ये हो गई, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनकी सोच क्या है। पहली चीज तो ये हो गई। लिटरल अब मीनिंग और दूसरी कॉन्टेक्स्ट चीज में फर्क होता है। है, मैं भी बता रहा हूँ ना। अब उन्होंने क्यों बोला माँ बाप से आज़ादी? अगर कोई माँ बाप ये बोलते हैं
मतलब ये खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए, मतलब कुछ भी अगर उनके भले के लिए बोलते हैं तो उनको रूढ़िवादी लगेगा। ठीक है, उनकी सोच है, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा, हम उन पर अपनी विचार नहीं थोपेंगे, वो उनकी सोच है। पर मैंने इसलिए बोला ताकि फेसबुक पे जो लोग हमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप भी आपने कहा इससे ना अंदाजा कि लगा। अब दूसरी आप चीज आपने बोली रूढ़िवाद वाली बात। पहली बात तो आपने बोली मैंने इनसे बदतमीजी की, कहाँ की, वो उनको प्रूफ दिखाए। ऐसा तो मैं भी बोल दूंगा कि कन्हैया कुमार ने मेरे को गाली दी, सवाल है आपने आयशा वाला ने मेरे से बदतमीजी की, आपने नहीं किया या नहीं, ये सवाल है। मैंने तो इसकी पैरेलल में जवाब दे दिया था। मैं इसके कार्यकर्ता को ना मैंने मिला, ना मैंने इनका नाम जानता, ना मैंने देखा। अब वो फिर भी उनको आयशा वालों को, नंदिता नारायण जी को, कन्हैया कुमार जी को, सबको सत्येंद्र रवाना गुंडा दिखता है, सत्येंद्र रवाना दिखता रहा, तो मेरी तो कोई फॉल्ट नहीं। एक विचारधारा पे बात हुई थी। अभी जो 3 पॉलिटिकल पार्टी का मेन मामला है, और खास करके मुझे लगता है कि एबीवीपी कुछ सालों में, आप जैसे बातचीत करने में आपने आर्क राइवल एनएसयूआई से ज्यादा आयशा का नाम ले लिया है, तो क्या कैंपसेस के अंदर विचारधारा थोपने की पॉलिटिक्स चल रही है? आपको वाकई में लगता है मैंने आयशा का नाम लिया है? कितनी बार नाम लिया होगा आप मेरी बात सुनना एक बार जी। कुछ लोग अगर इधर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और कई बार क्या है, मुद्दे बनते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। अब जब दामिनी कांड हुआ, किसी को पता तो नहीं था ना होगा जी। अब जब दामिनी का कांड हुआ है, दामिनी जैसा इतना गंभीर विषय उठा था, तो उसकी चर्चा तो होना लाजमी है। अब जेएनयू कांड से पहले तो जेएनयू की इतनी चर्चा नहीं होती थी, जब जेएनयू में गड़बड़ हुई तभी चर्चा होनी शुरू हुई है ना। आयशा का नाम, अब आपने पूछा पहले क्यों आ रहा है, आप देखना उनको पहले से कम वोटें मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो मुखौटा है ना वो उनके सामने आ रहा है, और वो नाम हम नहीं ले रहे हैं, हमसे पहले वो ले जा रहे हैं, उनको सेकंड नंबर पे आने की होड़ लगी हुई है कि एनएसयूआई तो जीरो है, राहुल गांधी जी बेचारे ले गए डुबा के सबको, यहाँ से आम आदमी चले गई, उनको लग रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, उनको लग रहा है दूसरे नंबर पे हम आ जाएंगे, और उनको ये गधों को ये नहीं पता है जेएनयू में उन्होंने गड़बड़ की, उनका सामने चेहरा पर्दाफाश हो गया। अब उनके आयशा के स्टेट प्रेसिडेंट ने, अनमोल ने रेप में फंस गया, अब उनका उसको बच्चा नहीं, अब उसको छोड़ के वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, जिनके खुद के घर शीशे के, दूसरे के घर पे पत्थर फेंक रहे हो। कैंपस में राजनीतिक विचारधारा थोपने की पॉलिटिक्स चल रही है कि नहीं? कैसे? आप राष्ट्रवाद की राजनीति को हमने forward कब करते आयशा हैं? वाले को बोला वीडियो बना के कि भैया तू भारत माता की जय बोल, भैया तू भगवा रंग का कलर पहन, भैया तू भगवा जिंदाबाद बोल, भैया तू जब राम इस मंदिर तरह की की बात बोल। रिपोर्ट सामने आती है, रिपोर्ट तो आती रहेगी। अच्छा एक बात आपको कभी बताइए। लगता है कि राहुल गांधी जी सामने वाले विपक्षों की तारीफ करेंगे? एक आप बात आपको लगता है कि लालू जी कभी मोदी जी की तारीफ करेंगे? कैंपस जो है, जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स उनको तो मुद्दा चाहिए, वो जो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हाँ। यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स है, उसमें आपको क्या लगता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, जब 4 लोग एक जगह बैठेंगे तो वहां पे डिबेट डिस्कशन से बिल्कुल होना चाहिए, एक अलग तरह की मतलब एक सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए, चाहिए ना, या विचारधारा आना की लड़ाई चाहिए ना। चलनी चाहिए? ये मैं आपसे मजे की पूछना बात चाहता सुनाओ हूं। आप, आपकी मैंने मुंह की बात समझ ली है। जी। जब वो जेएनयू में डिबेट करने को तैयार है तो डीयू में क्यों घबराते हैं? पहली चीज तो ये, आप तैयार हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए? 1,00,000% तैयार हो। इस साल हम कराना मैं तो चाहें चुनाव नहीं लड़ आप सकता। आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे? देखो उनकी गारंटी तो संगठन तय करेगा। अगर आप मेरे को पर्सनली बुलाना चाहते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, जो मेरी कंट्रोवर्सी, खुल के जब आप जहां बोले, मैं जेएनयू में भी आने को तैयार हूँ और देश के किसी भी कोने में आने को तैयार हूँ। अपनी तरफ का मैं फिलहाल स्टैंड ले सकता हूँ, संगठन का हमारे स्टेट सेक्रेटरी बताएंगे और हमारे और लोग बताएंगे। अब दूसरी चीज़, डिबेट की बात यहाँ पे आई है। कुछ दिन पहले हम भूख हड़ताल में बैठे थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसके अगेंस्ट में, वो वहाँ पे उनका क्या नाम है, सूर्य प्रकाश, आयशा का बैठा हुआ था। पहला तो इतने डरपोक लोग हैं, इनको ये बोलने में शर्म आती है कि हम आयशा के वॉलंटियर हैं। अच्छा। उसने 3 दिन तक सबको बोला मैं तो आयशा को हुई नहीं, आयशा को हुई नहीं। जब लोगों ने उसको आगे दिखाई, तेरा आयशा तूने डाल रखा फेसबुक पे, फिर उसने माना हाँ मैं हूँ। जब इनसे आप अंदाजा लगाओ, जो उस गर्व से प्राउडली वो नहीं कह सकते मैं आयशा से हूँ, तो उनकी आइडियोलॉजी आप समझ सकते हो कितनी लूज है, और उनको पता है हम कहीं ना कहीं गलत है, पर फिर भी उनका माइंड वॉश इन तगड़ी के तरीके से हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं ज़्यादा भावुक हो जाऊँगा फिर इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम उधर बैठे थे, मैंने उनको बोला कि भैया आपकी मांग क्या है, बार काउंसिल के अगेंस्ट जाके सीटें बढ़वाना, हमारी मांगे भी सेम है, तो क्यों ना हम हाथ मिला के एक साथ प्रोटेस्ट करें। और उनको तो पसंद नहीं है कि एबीपी वाला का नाम हो जाएगा, और नाम में नाम के भूखे थे। अगर हम नाम के भूखे होते हैं, नाम ने एबीपी का बैनर लगाया, उन्होंने डूसू का बैनर लगाया, हम होते नॉर्मल एस्पिरेंट्स के साथ वहाँ बैठे। अब उन्होंने इशू क्या उठाया, सत्येंद्र रवाना ने हमें गाली गलौज की, मारपीट के भगा दिया। और जब रात को जा रहे थे, मैंने बोला यार क्यों जा रहे हो आप, हमारे साथ बैठो। मुझे बल्कि उनके ऊपर सिंपत्ति आई, दया आई। अब दया बोल रहा हूँ मैं, क्लियर ये शब्द बोल रहा हूँ। मैंने उनको बोला क्यों जा रहे थे मुड़ के, उन्होंने पता क्या बोला, भैया बस ऐसी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं, जाना पड़ेगा। अब उनको आप देखो कितने वो अब नेगेटिव पॉलिटिक्स करते। 1 घंटे बाद इन्होंने नेट पर डाल दिया कि सत्येंद्र रवाना ने हमें गुंडागर्दी करके मारपीट करके भगा दिया। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ये सारे एलिगेशंस हैं आप जो कह रहे हैं, अब उसको आप क्या बोलेंगे? आरोप हैं। अब दूसरी चीज़ सुनो जी। अब वहाँ पे सब कुछ हो गया। उसके बाद अगले दिन मैंने उनको बोला है, लॉ फैकल्टी में खड़ा हूँ पूरी पब्लिकली सबके सामने, मैंने कहा भाई सूर्य प्रकाश जी आपने फेसबुक पे ऐसा डाला, मैंने आपसे कल इतने प्यार से बात की, आपने ऐसे डाल दिया। उन्होंने पता मेरे को क्या बोला, साइड में ले आ गए,
कि देखो सतेंद्र जी, यहाँ पे सारे लोग अभी देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हो और आप हम साइड में होकर बात कर रहे हैं। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगा और बोलूंगा कि सतेंद्र अवाना मेरे से गाली गलौज कर रहा है और ये हमारा टैलेंट है। और मैंने कि मेरा टैलेंट ये है कि आप ऐसा करते रहिए और हम अपने काम पे अड़े रहेंगे। और ये बातें उन्होंने मेरे को बोली। अब आप उनकी सोच देखिए, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद भी आपको लगता है मैं इतना बेवकूफ़ होऊंगा, पब्लिकली पूरे डीन ऑफिस के सामने उसको गाली दूंगा, बदतमीजी करूंगा? उसने एसएचओ को फोन किया और बोला सतेंद्र अवाना ने मेरे को चाटा मारा और गालियां दी। और पता नहीं कहां से एक बेचारे एससी को उठा के ले आए, कुमार आनंद क्या नाम था, और बोला इसने एससी मेरे पे एससी एक्ट लगाने की कोशिश की कि इसने हमारे उस पर जातिगत उसने हमला किया, जबकि उस व्यक्ति को मैंने आज तक देखा नहीं। पब्लिकली चीज़ें करने की बात आती हैं तो डूटा भी है और भी चीज़ें हैं। कुछ डेट्स हैं मेरे पास। 7 अक्टूबर 2015, 14 फरवरी 2016, 13 जून 2016 और 8 अगस्त इस साल तो हर 2016। डेट को कुछ ना कुछ हो, थोड़ा आप explain- तो याद है इन डेट से कुछ याद आता है, ख्याल आता है, कुछ मुझे ध्यान तो आता हर डेट से कुछ ना कुछ याद आता है। तो अब वो इन- बात इन अलग dates है, में मैं याद वो दिलाता बात हूँ अलग है, क्या है। मीडिया में हाईलाइट कुछ और हुआ होगा, हाँ। हमारे लिए तो हर दिन कुछ ना कुछ होता है। तो 7 अक्टूबर 2015 को डूसू प्रेसिडेंट अब्यूजेस द क्विंट जर्नलिस्ट, कॉल्स मेक आउट इंडिया इमोरल। ठीक है। 24 फरवरी, जेएनयू एजिटेशन विल एंटर देयर कैंपस एंड शूट द ट्रेटर्स, सेज डूसू प्रेसिडेंट सतेंद्र अवाना। 13 जून, एसआरसीसी टीचर alleges अटैक बाय सतेंद्र अवाना। 8 अगस्त, एबीवीपी मेंबर थ्रो फर्नीचर फ्रॉम डीन्स ऑफिस, और फोटो में इसमें सतेंद्र डॉरी का अवाना रह गया, ये तो बड़ा इशू था भाई, डॉरी वाला। डॉरी तो रह गया इसमें। नहीं, डाउरी मैंने नहीं डाला है। नहीं, आप डाल सकते थे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी भी चीज़ से भागने वाला नहीं हूँ। जी। वो एलिगेशन इतने लगा दिए, उनको खतरा सतेंद्र से इतना है, तो मैं डॉरी पे भी बोलने को तैयार था। अब आपको नहीं पूछना, वो बात अलग है। अब पहली चीज़ आपने मेरे से क्या पूछी, जर्नलिस्ट द क्विंट वाला, जी, मुझे The याद आ गया। Quint। अब तो मैं पूरा सीक्वेंस वाइज बोल दूंगा। अब क्विंट वाला हुआ था। अब मैं अपने डूस ऑफिस में बैठा हूँ। अभी हम क्या बात कर रहे थे, वुमेन सिक्योरिटी की, ठीक है। अब कोई छात्रा मेरे पास आती है कि भैया हम ऐसे उधर अभी आ रहे थे मिरांडा हाउस के सामने से, 2 लोग, उन्होंने मीडिया का नाम नहीं लिया, और आप मेरा यकीन माने मैंने द क्विंट पहली बार ही सुना था, ठीक है। और इसका मतलब नहीं है मैंने अगर किसी मीडिया वाले का नाम नहीं सुना तो मैं उसको मीडिया वाला समझूंगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बोला चलो मैं देखता हूँ, 2-3 लोगों को भेजा, उन्होंने उनसे बदतमीजी की। अब वहाँ जाके जब मैं गया तो मैंने बोला भी कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये लड़की अगर इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है तो मुझे लगता है आपको इनसे नहीं पूछना चाहिए। और जो वीडियो वो फेमस हुई है ना, वो तो 1 घंटे बाद की है, उससे 1 घंटे पहले हमारी बातचीत भी हुई है। वो मैं दोबारा आया हूँ जब उन्होंने दोबारा उस लड़की से ज़बरदस्ती पूछा है, और मैं वो उसको लड़की को भी प्रूफ आपके सामने दे दूंगा, लड़की भी आपके सामने आ सकती है, नंबर भी अभी आपको ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। वीडियो में आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने मेरे से कोई सवाल पूछा जी, और सवाल पूछते पूछते हमारी बहुत हंसी मजाक से प्यार से बात हो रही है, अचानक हमारी गाली गलौच होनी शुरू हो जाए। अब आपने हंसी मजाक वाला तो दिखाया नहीं और गाली गलौच वाला दिखा दिया, तो गलती किसकी, मेरी तो है नहीं। आपके अब कुछ कैमरा जो सवाल दिखा हैं, रहा है तो उसमें लाइव कुछ तो वही नहीं उसमें होगा कुछ ना। ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं कि आपने परमिशन नहीं लिया है। वही उसी में बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। मैं प्रेसिडेंट सतेंद्र मैं अवाना क्या आपको सब परमिशन पे देगा बताऊंगा, आप यूनिवर्सिटी पूरी बात तो कैंपस में? सुनो। जी। हाँ बिल्कुल, मैं सब पे आऊंगा, सुनो मेरी बात। अब वो लड़की सबसे पहले मेरे पास आई, उस लड़की से क्वेश्चन पूछा गया कि आप सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं, वो अपने सेंस में हो ना हो, अगर उसके मतलब उसके questions पार्टनर post किए थे उन ठीक लोगों ने, है, जी। और वो 2 थे और उससे गंभीर भी था, मुझसे मतलब नहीं है, नाम ने ठेका ले रखा है इनको सुधारने का। वहाँ सब कुछ हुआ। अब कोई लड़की भैया अगर उनसे ये कह रही है कि आप एक तो सीधा कैमरा मत चलाओ, पहले मेरे को दिखाओ क्वेश्चंस क्या है। आपने सीधा कैमरा लगा दिया। अब आप मेरे को बिना पूछे मेरे मुंह पे कैमरा लगा सकते हो? आपने नहीं लगाया ना अभी, आपने पहले मेरे से बातचीत की। लड़की आई है कि हमें आपका इंटरव्यू लेना आई है, उन्होंने पूछा किस लिए, ऐसी नॉर्मल जो आजकल चल रहा है, आप तो अडल्ट है। उस लड़की को पूछा डीयू के बारे में पूछेंगे, फर्स्ट ईयर कैसा रहा, ये रहा, उसको खड़ा किया। अच्छा आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उसने पूछा कि सेक्स आप ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। अब वो लड़की, उसको लगता है, हमारी विचार नहीं है, उसको लगता है ऐसे क्वेश्चन अगर वायरल होंगे सोशल मीडिया साइट पे और मेरे घर वाले देखेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। उसको ऐसा लगा, उन्होंने नहीं माना। वो लड़की सीधा मेरे पास आई, मैंने उनको एक लड़का भेजा अपने कोऑर्डिनेटर, उन्होंने उसको भी बोल दिया हम तो मीडिया वाले जो चाहे वो पूछेंगे, तुम्हारी औकात नहीं, तुम बीच में बोलोगे। फिर मैंने नज़रअंदाज किया कि मीडिया वाले भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं हंसा उस पर। फिर दोबारा वो लड़की का फोन आया कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। लड़की कौन थी? लड़की मैं आपको दे दूंगा, प्रियंका शर्मा नहीं थी, प्रियंका शर्मा तो हमारी वॉलंटियर हो गई, ठीक है। अब एक और लड़की थी, मैं आपको उसका दे दूंगा। अब दूसरी चीज़ मेरी बात सुने आप, अब आपने पूछा, मैं वहाँ पे गया, सब कुछ था। अब उनसे मैंने क्वेश्चन मांगे कि क्वेश्चन क्या वो दिखाओ, जब उनको अगर पब्लिकली पूछ रहे तो पब्लिकली मैं भी तो पब्लिक का बाकी कॉन्टेक्ट वही बता रहा हूँ, सब बात हो गई। उन्होंने एक तो मुझे नहीं दिखाया, दूसरा वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन क्या लगाया, पहले तो
कि ये लड़कियों से बदतमीजी कर रहा है सतेंद्र अवाना, सब कुछ है। फिर वो तो शुक्र है मिरांडा की एक टीचर वहाँ पे आके खड़ी हो गई, उन्होंने बोला कि बेटा आप बदतमीजी कर रहे हैं, तब उनको शर्म हुआ। अब फिर हम आगे थाने में, अब उन्होंने थाने में, नहीं मैं इस पे पहले ये क्लियर कर दूं, पहले थाने वाला क्लियर कर दूं। थाने में जब उन्होंने बात की, थाने तक मैटर आ गया, और थाने में पुलिस मैंने बुलाई है। अब कोई गलत होता है पुलिस कभी नहीं बुलाता है। अब वहाँ हम गए, जो मैंने बोला मीडिया वाली बात कि मीडिया ऐसे एंटर नहीं करेगी, आपने उसको यहाँ तक नहीं सुना, पूरा सुनना चाहिए। उसमें मैंने बोला मीडिया अंदर एंटर करेगी तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी सतेंद्र अवाना से नहीं, चाहे डी एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे पुलिस स्टेशन से, चाहे किसी के लिए। और वो मैंने उसमें मेंशन किया है प्रोग्राम्स करने के लिए। अब आपको अगर प्रोग्राम करना है तो आप गेट को लात मार के, गार्ड को लात मार के, प्रिंसिपल को गालियां देकर अंदर घुसेंगे। छात्र मार्ग पे खड़ी थी ना, और मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो छात्रा मार्ग पे नहीं खड़ी थी, वो उस पे खड़ी थी जो सर्विस लेन है, जो उसमें आती है ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, एमसीडी के उसमें नहीं आती है। और पब्लिक भी लिए अगर वो कहीं भी खड़े हो, ड्यू कैंपस है वो, अगर मैं तो कह रहा हूँ कहीं पे भी खड़ी, कॉलेज के अंदर भी नहीं खड़ी, मेन रोड पे खड़ी है। अगर किसी को जवाब देने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मैंने जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता ना कि मुझसे परमिशन लोगे, या मैंने वो मेंशन नहीं किया, आप दिखाओ मैंने कब बोला है मेरे से परमिशन लो। वो वीडियो डाला उन्होंने, मेरा नाम नहीं आएगा, मैंने ये बोला नहीं मेरे से। इसके बारे में क्या कहेंगे कि शूट द मेरे से मैंने बोला ही नहीं, शूट द ट्रेटर्स। अब वो भी मैं बोलता हूँ जी, हमारी जंतर मंतर में बढ़िया तरीके से रैली चल रही थी, ठीक है। कई लोग ने बोला कि भैया जेएनयू में ये हुआ वो हुआ, इसमें कोई दोहराई नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अगर कोई भी अच्छा सही हिंदुस्तानी होगा तो उसको गुस्सा आएगा। एसआरसीसी को टीचर को पीटना, पहले इसको तो दे दूं मैं कि टच करके भागना तो मैं और जल्दी तरीके से भाग सकता हूँ। रैप करना है हम लोग। अच्छा जल्दी कर लेते हैं। अब उसमें क्या हुआ, उधर बात हो रही थी, मैंने उधर सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि अगर वो दोषी पाया जाता है और ऐसे नारे अगर वहाँ लगते हैं और दिल्ली पुलिस पे कुछ नहीं होता और हमारे केंद्र सरकार पे कुछ नहीं होता है, फिर ज़रूरत ये पड़ेगी कि हम युवाओं को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम यूथ को स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए फिर हमें कुछ भी करना पड़े, पर हम ऐसे बयानबाजी, ऐसे नारेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर फौज अपना काम ढंग से नहीं करती, पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती, गवर्नमेंट अपना नहीं करती है, तो नॉर्मल सिटीजन तो करेगा ही। अब किसी की बहन के साथ, बेटी के साथ रेप हो रहा है, पुलिस कहीं भी एक्शन नहीं ले रही, कुछ भी कहीं नहीं हो रहा, उसका भाई, उसका बाप, उसकी माँ तो कुछ तो एक्शन लेगी, क्यों बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट देश के कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल है। मैंने क्या बोला आपने उसको नहीं सुना अभी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर वो वहाँ पे ऐसा होता है तो ये मजबूरन, तो ये बोलने की जरूरत क्या है आपको? आप वेट कीजिए, डिसीजन बोला मैंने कोर्ट का। और सुनो, अगर आपने मेरा भाषण की पूरी वीडियो, मैंने 20 मिनट का भाषण दिया है, उसमें मैंने सीधा बोला है हमें इतनी सभ्यता हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे तरीके से, एक तरीके से हमारे लिए भगवान है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, उसका आप आने दीजिए। अगर हमें यही सब करना होता तो हम उसी दिन नहीं कर सकते थे। हम क्यों रुके भाई 20 दिनों तक, 25 दिनों तक? और क्या हमें जोश चढ़ा था? तो हमने ये बोला कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम युवा क्या करेंगे, और हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 बहुत ही रैपिड फायर में 3 क्वेश्चंस लेते हैं आपसे। डूसू चुनाव में जो उम्मीदवार जीतते हैं वो एक विशेष जाति और एक विशेष क्षेत्र से, हरियाणा, दिल्ली के आसपास, यूपी के क्षेत्र से ही लगातार चुनाव जीतते हैं। तो ऐसा क्यों है कि पार्टी टिकट बांटने के वक्त और जब इलेक्शन होता है, और संगठनों की तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, एबीवीपी में 3 चीज़ बड़ी मैंडेटरी है। वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, अब जाट है, गुजर है, यादव है, कोई भी है, मैं गुजर हूँ, तो इसका मतलब हम नहीं लड़ सकते। अगर हम कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं तो वो भी गड़बड़ है क्या? उसके बाद अब सतेंद्र अवाना आते ही पैसे के दम पे, सोर्स के दम पे अगर लड़ गया तो गलत है। पर आप मेरा चेक करेंगे, मैं 5 साल का कार्यकर्ता हूँ, सन्नी रीडा 4 साल से कार्यकर्ता है। ऐसा क्यों है कि आप दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन आप क्लेम करते हैं कि आप हैं? आप चेक कर लीजिए ना, हो तो है हम, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ जाट, गुजर या मेरी बात तो सुने, मैंने आपने मेरी बात पूरी नहीं करने दी। अब मीडिया अच्छे समझ रहा हूँ मैं, टैलेंट आप में सही है। अब दूसरी चीज़, आप मेरी बात सुने, सतेंद्र अवाना कहाँ से आता है? यूपी से। पहले दिल्ली से लड़ते तो लोग कहते थे सिर्फ दिल्ली के लोग ही है। अब कोई बेचारा पूर्वांचल का आ रहा है यहाँ पे करने, और उसको 1-2 साल हुए हैं, और संगठन को लग रहा है कि वो भी ग्राउंड पे इतना मजबूत नहीं है कि जीत सके, और कोई भी पूर्वांचल के नाम पे करता रहे, भाई मैं तो एससी हूँ, मैं तो पूर्वांचली हूँ, और मेरे को टिकट नहीं दे रहा, और घर बैठा रहे, तो संगठन इतने दबाव में तो नहीं आएगा कि जाति के नाम पे कि देश में इशू उठ जाएगा कि नहीं दिया तो उन्हें जीतना भी तो है। हमारी पहली क्राइटेरिया है कार्यकर्ता, सीनियर। दूसरा कि उसने क्या क्या उस पर दायित्व है, और तीसरा उसका नॉर्मल स्टूडेंट्स पे क्या इमेज है, क्या मैसेज है, और क्या वो कर सकता है, इन चीज़ों के उस पर। और मैं आपको बताऊं एक बात, मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी में है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी और बीजेपी की तो आपको पता ही है, और एबीपी की, मतलब जो हमारी नेशनल आइडियोलॉजी है। फिर मुझे कैसे मिल गया? काम किया है ना। जो यहाँ पे काम करेगा उनको मिलेगा, और ऐसा नहीं पहले नहीं मिला। राजू रावत 2013 में उत्तराखंड से है, और लोग ये कहते थे सबको हो सकता है टिकट, इसका नहीं हो सकता, और वो चुनाव लड़ा है और जीता है। ऐसे आपको अनेकों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और ये जाट गुजर तो 3-4 सालों से होता होगा, उससे पहले आप उठा के देखेंगे तो हम भी कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये हाल फिलहाल में इस पे भी पार्टी को सोचना चाहिए कि
इस टिकट बार आप जो- देखना। अच्छा, हाँ इस बार बदलाव दिखेगा। हाँ। एक और क्वेश्चन है कि लिंगदो कमिटी रेगुलेशंस आए थे 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको लागू करो, जिसमें कि 5,000 रुपए की राशि ये तो तय अच्छा की पूछा गई आपने, हाँ। कि चुनाव इसी राशि के अंदर लड़ा जाएगा, पोस्टर बैनर प्रिंटेड मटेरियल यूज नहीं हो सकता है। जब चाहे सत्येंद्र अवाना हो या और कोई कैंडिडेट हो तो गाड़ियों की लाइन चलती है, सत्येंद्र अवाना के बैनर पोस्टर लगे होते हैं पूरे दिल्ली के अंदर, प्रिंटेड मटेरियल यूज ठीक होता है, मैं इस पर है। बोलना चाह रहा हूँ कुछ। हाँ, जेएनयू में कितना है? सेम है सबके लिए सेम है ना? जी। वहाँ की संख्या क्या है? 8,000 बच्चे हैं। 8,000। डीयू की क्या है? डीयू में लगभग 1,60,000 बच्चे हैं। है। मेरे ख्याल से 48 कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन होता है। 52, 53 हो गया अब। 53 हो गया। और 53 कॉलेज कॉम्पैक्ट नहीं है, पूरी दिल्ली में घूमना पड़ता है आपको। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब मुझे एक बात आप बताओ, जेएनयू कॉम्पैक्ट कैंपस है, वहाँ गाड़ियों की भी जरूरत नहीं, पैदल भी हम कैंपेन कर सकते हैं। 5,000 बिल्कुल वहाँ फिट बैठता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, हैंडमेड पोस्टर बनाने हैं, और जो हमारा दायरा पोस्टर लगाने का वो भी छोटा है। आप खुद अपने ऊपर बैठ के देखिए, आपको भी चुनाव लड़ना है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। अभी तो हम इसे फॉलो करेंगे पक्का, और हम कर भी रहे हैं इस साल। पर हाँ, हमेशा जब तक लिंगदो की ये रहेगा, क्योंकि हमने अनुशासन में रहना सीखा और हमारा दायित्व है। पर फ्लेक्स प्रिंट हो, पर मैं उसी पे आ रहा फ्लेक्स लिख हूँ, के, आप मेरी बात तो सुनो, मैं किसी से नहीं भागूंगा, मेरा विश्वास करो आप। जी। अब पर हमारा ये मानना है, मैं इसका और तो पता नहीं है, मेरा इंडिविजुअल मानना है कि ये गलत है कहीं ना कहीं। जेएनयू कॉम्पैक्ट कैंपस है, वहाँ 5,000, वहाँ तो पैदल चलना है, पोस्टर बनाना है, वायलेशन हो रहा नहीं। अब दूसरी बात सुनो, वायलेशन हो रहा नहीं। दूसरी चीज सुनो आप मेरी। अब किसी को ये पूरी दिल्ली में अगर कवर करना है, 5,000 रुपये उसका किराया है। नहीं, मैं किराए का समझ किराया गया। नहीं, टोटल 5,000। आप पूरी बात तो 5,000 सुने, रुपए, पूरी हाँ। बात सुने आप एक बार, मैं उसको एक्सप्लेन करके फिर आपको उसका जवाब दूंगा, पर आप मेरे को ये सुनना पड़ेगा। अब कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी कैंडिडेट पूरी दिल्ली में अगर घूम रहा है और उसकी गाड़ियाँ, चलो एक भी घूम रही है, एक में तो जाएगा, पैदल तो जाएगा नहीं, दिल्ली इतनी बड़ी है, एक भी घूम रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ दावे के साथ, 5,000 तो दूर की बात, 20,000 तो उसका तेल का खर्चा आएगा। 20,000 तो उसका तेल का खर्चा आएगा, उसी पे आ रहा हूँ, तेल का हो गया। अब पोस्टर भी लगने हैं, हैंडमेड भी लगने हैं। हाँ। एक कॉलेज के बाहर आप वॉलर डेमोक्रेसी लगा नहीं सकते, वहाँ मना ही है। और आपको, चलो मैं कह रहा हूँ वॉलर डेमोक्रेसी भी लगाने हैं, 20 पोस्टर तो लगेंगे। अब 20 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 1,000 हो गए। ठीक है। और डेली लगाने पड़ेगी, क्योंकि डेली फटेंगे। 15 दिन का चुनाव, 15,000 हो गए, 15,000 पोस्टर ही 15,000 के हो गए। मैं आपको लॉजिकल फैक्ट दे रहा हूँ, अभी मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अब आपने पूछा प्रिंटेड पोस्टर, आप अपने ऊपर बताइए। और लिंगदो के हमारे चेयरमैन साहब से पूछना चाहूँगा, अब पता नहीं क्या सोच के उनके मन पार्टी में से आए थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने बना तो दिया है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि दिल्ली जैसा चुनाव, इतनी पूरी दिल्ली इसमें कवर होती है, इतने कम पैसों में हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी आप क्राइटेरिया ऐसा सेट करेंगे, सबको पता, उन्हें पता, ये नहीं फॉलो हो सकता। एबीवीपी लिंगदो वायलेशन कर रही है, नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर रही। नहीं, पोस्टर नहीं लगे हुए हैं दिल्ली में, पोस्टर लग रहे हैं। तो लिंगदो गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है ना? नहीं, अगर पोस्टर लगा रहे हैं हाँ, तो वॉल ऑफ डेमोक्रेसी मिलेंगे आपको। और अगर कहीं लगा रहे सड़कों पे हैं तो जो उनसे लगे हमारा हुए मतलब हैं, नहीं है। सड़क, हमारे अपोजिट वाले भी तो लगा सकते हैं। आपके नाम से हाँ। पिछले साल बहुत बड़े बड़े बैनर लगे थे दिल्ली के चारों, दिल्ली एनसीआर में, इनफैक्ट ना सिर्फ दिल्ली में, नोएडा में भी लगा था। तो आपका अपोजिशन, आपके मेरा नाम के था ही नहीं candidate वो। कर- अच्छा, मेरा क्या नाम था उस पर, आपने पढ़ा उस पर? ये बहुत ही आसान तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप से एक बात बाहर। बताइए, ये आप कुछ भी कह सकते हैं। देखो, अगर लिंगदो वालों के पास फॉलो नहीं चीज़ है, हो, प्रिंटेड अगर मटेरियल उनके पास- यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये जब तक लिंगदो एक्ट लिंगदो जो है। आया ना, वो इसलिए आया जी। ताकि गरीब भी चुनाव लड़ सके, अमीर भी लड़ सके। हाँ। पर उसके लिए भी क्राइटेरिया उनको सेट करना चाहिए कि गरीब भी उसका ये स्तर हो और अमीर का भी ये स्तर हो। स्कूल में जैसे हम जाते हैं, सबकी यूनिफॉर्म सेम होती है ताकि भेदभाव ना लगे और सब बराबर लगे। वरना कोई ज़ारा की पहन के आएगा तो कोई बेचारा फटे पुराने पहन के आएगा। उसको मैं बैलेंस करने मसल के की हुआ। politics- अब दूसरी चीज़, उसी पे आ रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं लिंगदो को इस पे आज नहीं तो कल विचार करना पड़ेगा, वरना हम इसी का ढिंडोरा पीटते रहेंगे। वायलेशन वायलेशन और वायलेशन, होने जाना कुछ नहीं है। दिल्ली जैसे चुनाव में प्रिंटेड पोस्टर नहीं लगे, मैं मानता हूँ, हैंडमेड पोस्टर की भी एक सीमा होनी चाहिए। आप 5,000 में दूसरे जैसा चुनाव कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। आप मुझे एक लॉजिक बता दीजिए, एबीपी उसी को फॉलो करेगी। 5,000 कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं हम नहीं कर रहे हैं। 5,000 में नहीं लड़ सकते चुनाव, लेकिन कागज फाड़ के उड़ाना और पूरे बिल्कुल दिल्ली गलत है। को गलत है ना? बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा गलत इस है। साल एबीवीपी ये बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं अवॉइड करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल अवॉइड करेगी। बिल्कुल और avoid- बिल्कुल पोस्टर, ये पैम्पलेट नहीं उड़ेंगे। और Students अगर को आप उड़ते हैं, वादा कर रहे हैं। मैं एक मिनट, हाँ बिल्कुल वादा कर रहा हूँ। मैं लगा वरना लोग कहेंगे पानी पी के बोल रहा है, कुछ अटक रहा है वो। अब मेरी बात सुनो, मैं सभी स्टूडेंट से वादा कर रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो हमारी हर मीटिंग में ये होता है कि किसी ने भी अगर पैम्पलेट उड़ाए, हमारा क्राइटेरिया सेट हो रहा है कि भाई तुम्हें 10 में से इतने नंबर मिलेंगे, उस नंबर के आधार पर तुम्हारा टिकट होगा। अगर तुमने पैम्पलेट उड़ाए तो तुम्हारे उसमें नंबर कटेंगे और तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा।
अगर फिर भी कोई भी क्या है, आप देखना, अब ये आपको जरूर करना चाहिए। अब जैसे आपने देख लिया कि लोग बचने के लिए नाम चेंज कर लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लोग ये भी तो कर सकते हैं कि NSI के पोस्टर हम बना के उसको उछलवा दें। कैंडिडेट अगर कोई कैंडिडेट खुद वहां पाया गया, उसको उछालते हुआ कैंडिडेट बैठा है, या कैंडिडेट का ग्रुप, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, कैंडिडेट जैसे मैं कैंडिडेट सतेंद्र अवाना हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मेरे पीछे वाली खिड़की से लोग फेंक रहे हैं, तो मेरा गलत है, मैं गलत हूँ। और कोई भी गाड़ी आके उछाल के फेंके जा रही है, तो उसमें इस साल डूसू चुनाव में कोई भी ABVP पैम्पलेट नहीं उछालेगी, और अगर उछालते हुए दिख जाए तो फोटो खींच के सतेंद्र अवाना को टैग करेंगे। ठीक है, टैग नहीं करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते, भेजेंगे। ठीक है, और आपके माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल है आपसे, इस साल डूसू में ABVP किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? लास्ट क्वेश्चन। दो चीज़ें हमारी इसमें, एक तो जो हमारा मुद्दा नए कॉलेज हॉस्टल, वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता जब तक वो नहीं बनेंगे। अब वो लोग सोचते रहे, हर साल बोलते नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये बड़ा इशू है और इसके लिए टाइम चाहिए। और मैं इतना वादा कर रहा हूँ, हम 1 या 2 साल के अंदर मैक्सिमम एक नए हॉस्टल तो पक्का बना के रहेंगे, और एक नए की तो पता नहीं, पर हम इसकी शुरुआत जरूर कर लेंगे। एक टारगेट सेट कर लेते हैं, हाँ, कि साल का एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल, या 2 साल के एक हॉस्टल। नहीं, मैं इस पे टारगेट ये जरूर कह सकता हूँ कि इस पे हमारा प्रयास जैसा भी है, इससे 3 गुना ज्यादा हमारा, मतलब जितना हम कर सकते पहले तो 100% हम अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। अब दूसरी चीज, अब सपोज करो डूसू का प्रेसिडेंट सतेंद्र अवाना है, उसने तय कर लिया हॉस्टल बनने चाहिए। आप पहले मुझे खुद बताओ, हॉस्टल जो बनेगा मेरे घर के पैसे से तो बनेगा नहीं, ना मेरे फंड से बनेगा, तो मुझे लालच चाहिए, मैं क्यों नहीं बनने दूंगा? बनाना चाहूंगा, ये तो पक्का है, और बनाना इसलिए चाहूंगा क्योंकि मैंने वादे किया, उनको चुनाव जीतना है। अब हॉस्टल हम बनाने के लिए सतेंद्र अवाना तो अपने घर से साइन करेगा नहीं, और मुझे अपने घर से करना होगा, मैं करूंगा। दूसरी बात सुनो, अब मेरे साइन से अगर हॉस्टल बन रहे हो तो मैं 50 नहीं 1000 हॉस्टल DU में बना सकता हूँ, और दिल्ली के अंदर, पर उसमें DUVC को झुकना पड़ेगा और दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं मदद करनी पड़ेगी। आपकी पार्टी हंगर स्ट्राइक पे बैठेगी, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे? अगर आप इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिस भी हद तक मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से हमें जाना होगा, हम जाएंगे। ये वादा मैं सबके सामने आपके माध्यम से कर रहा हूँ। अगले 1 साल में ये देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल। ठीक। और दूसरे मुद्दे क्या होंगे? दूसरे मुद्दे हमारे वही रूम रेंट कंट्रोल एक्ट जी, नए हॉस्टल्स, नए कॉलेजेस, और कॉम्पैक्ट कैंपस हमारा भी मेन इसमें चल रहा है। वुमेन सिक्योरिटी के लिए हमने हमेशा किया, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा चला भी है। हमने लगभग हर कॉलेज में वुमेन कांस्टेबल लगवाने की वो कर दिया, और आपको आज किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे, आपको वुमेन कांस्टेबल मिलेगा, वो ABVP की देन है जी। और अगर वो कहीं नहीं है तो फिर वो कॉलेज का फॉल्ट है, अगर एक आध दिन वो ऐसे उसको हटा रहे हैं। पर मेरा सर्कुलेशन हर कॉलेज में गया है कि लगना चाहिए वुमेन कांस्टेबल वहाँ पे। और दूसरा इसमें मेन क्या है कि किसी भी छात्र को, जैसे रिवैल्यूएशन में भी एक प्रॉब्लम आ रही है। रिवैल्यूएशन में क्या है, अगर आपके 0 से 5 तक नंबर बढ़ रहे तो उसको 0 मिलते हैं, और 6 बढ़ रहे हैं तो 3 मिलेंगे। एक तो उसको घटाना है, और सबसे बड़ी चीज़ एक इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अगर किसी को रिवैल्यूएशन भरना है तो आपको कैंपस ना आना पड़े। इसको अगर ऑनलाइन करना है तो फिर पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दी जाए। अगर आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म भरना है तो बैठे बैठे आप रिवैल्यूएशन फॉर्म ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें। हाँ, सतेंद्र अवाना, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जो वादे आपने किए हैं, परिषद उन वादों पे बरकरार रहेगी, और आने वाले 2 सालों के अंदर एक हॉस्टल तो आप विश्वविद्यालय को दे के रहेंगे। साथ में ही जैसा कि आपने वादा किया, एक बार आप स्टूडेंट्स को दोबारा वादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से, सभी छात्रों से आह्वान करना आया हूँ कि 9 तारीख को वोट डालने जरूर आए, और सोच समझ कर वोट डालें। उस संगठन को वोट डालें जो पूरे रात और दिन एक करके आपके लिए खड़ा रहता है, जो रात के 2:30 बजे भी अगर किसी छात्र को, कोई छात्रा को कोई भी समस्या हो रही है, हम आपके लिए खड़े रहते हैं। और दूसरी बात, विद्यार्थी परिषद वो संगठन है पूरे साल सक्रिय रूप से काम करता है, और अगर आप सोच समझकर वोट नहीं डालेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक समस्या आपके लिए भी हो सकती है। कभी किसी पार्टी को बर्गर के नाम पे इन सब पे वोट ना डालें, और ABVP वो संगठन है जो आपके लिए हमेशा काम करेगी, और जो हमने वादे किए उसको पक्का पूरी तरीके से हम करके रहेंगे। और पिछले साल भी हमने ऐसे कई वादे पूरे किए जो मैंने भी अपनी इसमें बोला डिस्कशन में, तो आप सोच समझ कर वोट डालें। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि याद रहे, व्हेन कॉर्पोरेशंस पे, कॉर्पोरेशंस आर सर्व्ड, व्हेन पब्लिक पेज, पब्लिक इज सर्व्ड। थैंक यू। If you like that, click here to support us, and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do, like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much, much more.